गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। ठीक है, तो देखो जो साइटोलॉजी होती है उसके बारे में हमने पढ़ा था कि स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर इज़ नोन एज साइटोलॉजी। ठीक है, सेल बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ओनली अगर हम सेल स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं इट मीन्स दैट इज़ नोन एज साइटोलॉजी, और अगर हम सेल स्ट्रक्चर और फंक्शंस की स्टडी कर रहे हैं तो इसको हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जितनी भी सेल्स होती है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ रिपीटेड स्ट्रक्चरल यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब किससे मिलकर बने हुए होते हैं? सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। सेल जो है वो एक लैटिन वर्ड सेला से ओरिजिनेट हुआ है, उसका मतलब होता है होलो कैविटी। ठीक है, सेल की जो डिस्कवरी थी वो रॉबर्ट हुक ने इन 1665 में की थी। ठीक है, डिस्कवर्ड होलो कैविटीज इन थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर लाइट माइक्रोस्कोप एंड टर्म गिवन देम सेल। ठीक है, उसके बाद देखो एक्चुअली दीज सो कॉल्ड सेल्स वर सेल वॉल। उसके बाद इन्होंने जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स को माइक्रोग्राफिया बुक में पब्लिश किया। उसके बाद आए एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने जो सेल की डिस्कवरी की वो किस टाइप की थी? डेड थी। ठीक है, लेकिन एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो था उन्होंने वाज द फर्स्ट पर्सन टू सी ए लिविंग सेल। उन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी की। उसके बाद हमने पढ़ा था कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सेल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनिज्म, सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में देखो सेल जो होता है लोएस्ट लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसके बाद टिश्यू, फिर टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स। ऑर्गन क्या होता है? ग्रुप ऑफ टिश्यूज़। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम ये क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन, और ऑर्गेनिज्म होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, सेल थ्योरी जो थी वो स्लाइडेन और श्वान ने दी थी। स्लाइडेन जो थे वो बॉटनिस्ट थे और श्वान जो थे वो जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, इसीलिए ये जो सेल थ्योरी है इट इज़ एप्लीकेबल ऑन प्लांट्स एंड एनिमल बोथ। ठीक है, सेल थ्योरी थी, उसके मेन पॉइंट्स क्या थे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। All living organisms are composed of cells. Cells are structural, functional and genetic unit of life. Structural means structure का formation होता है, functional means जितने भी वर्क होते हैं वो सब सेल के अंदर होते हैं, और genetic unit means कि जो सेल है सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, डीएनए में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, और वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमारी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है। ठीक है, उसके बाद देखो ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितनी भी सेल्स हैं उनकी ओरिजिन प्री एग्जिस्टिंग सेल से होती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? ऑमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ये वाला जो पॉइंट था ये रुडोल्फ वर्चू नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऐड किया था। ठीक है, ऑल सेल्स आर सिमिलर इन केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिज्म। जितनी भी सेल्स होती है वो सब केमिकल कंपोजिशन और मेटाबॉलिज्म में बिल्कुल सिमिलर होती है। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिज्म फंक्शन बिकॉज ऑफ एक्टिविटीज़ एंड इंटरेक्शंस ऑफ सेल। सेल में जो भी ऑर्गेनिज्म है वो कोई भी फंक्शन कर रहा है वो किसके कारण हो रहा है? सेल के अंदर की जो इंटरेक्शंस है, सेल की जो एक्टिविटीज़ है उनके कारण हम क्या करते हैं? एक वर्क को परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी का एक्सेप्शन क्या है कि जो वायरस है, वायरसेज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, इनसाइड बॉडी दे आर लाइव एंड आउटसाइड बॉडी दे आर डेड। वायरस जो होते हैं उनको हम ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। क्यों कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट? क्योंकि जब वायरस हमारी बॉडी के इनसाइड है, बॉडी के अंदर है, दैट मीन्स वहाँ पर वो लाइव होंगे, लेकिन अगर बॉडी से बाहर निकल जाते हैं तो वायरस डेड हो जाते हैं। ठीक है, इट मीन्स इनको अगर अपना सर्वाइवल करना है, ठीक है, वायरस को अगर अपना लाइफ टाइम पूरा स्पेंड करना है तो वो किसके अंदर करेगा? अगर वो लिविंग होस्ट के अंदर करता है या बॉडी के अंदर करता है तो वो लाइव रहता है, लेकिन बॉडी से बाहर निकलते ही वो वायरस डेड हो जाता है। ठीक है, वायरसेस आर सब सेलुलर इन नेचर। उसके बाद देखो उसके बाद आता है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, इसके बारे में भी जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। देखो उसके बाद जो भी इंट्रोडक्शन अभी पढ़ा रहे हैं उसका कंप्लीट टॉपिक आगे डिस्कस होगा। ठीक है, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनमें देखो दोनों सेल्स हैं। प्रोकैरियोट जो होगी वो प्रिमिटिव सेल्स थी और यूकैरियोटिक है वो एडवांस सेल्स है। ठीक है, ऑल सेल्स कंटेन 3 फीचर इन कॉमन। सेल्स जो होती है उनमें 3 फीचर जो होंगे वो कॉमन होंगे। कौन कौन से? सेल मेम्ब्रेन सब में प्रेजेंट
होगी, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा और डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल ये भी सब में प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो देखो, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे तो ये देखो 3500 मिलियन ईयर्स अगो इनकी ओरिजिन हुई थी, और जो यूकैरियोटिक सेल है वो 2005 देखो, जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो 3500 मिलियन ईयर्स अगो उनकी डिस्कवरी हुई थी, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है वो 2500 मिलियन ईयर्स अगो जो थी इनकी ओरिजिन हुई थी। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जो है देखो उसको प्रो प्लस कैरियोन, इसको प्रोकैरियोटिक है, इसको दोनों पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो प्रो मीन्स बिफोर और कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस। इट मीन्स न्यूक्लियस से पहले की जो फेज, न्यूक्लियस से पहले की जो सेल थी उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। इट मीन्स यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, दे लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड डीएनए प्रेजेंट फ्री इन साइटोप्लाज्म। इनके पास देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होगी, न्यूक्लियस नहीं है, इट मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होगी, तो डीएनए जो होगा वो फ्री इन साइटोप्लाज्म में बिल्कुल फ्रीली प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है उनमें देखो यू, ये क्या है, यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस। मीन्स यूकैरियोटिक जो सेल्स होती है दे हैव ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है, डीएनए इज कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हैंस द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तो न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी, और जो डीएनए होगा वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर कवर्ड होगा। ठीक है, रीजन इन विच द डीएनए इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल कॉल्ड न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड इज ए रीजन, देखो न्यूक्लियोइड क्या है, एक रीजन है जहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल्स का न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक सेल्स का डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है तो डीएनए कहाँ प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोइड के इनसाइड प्रेजेंट होता है। उसके बाद देखो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। देखो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इस तरह से जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है वो सब एब्सेंट होते हैं, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स होंगी उनमें ये सब प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम कंपोज्ड ऑफ ओनली डीएनए, जो प्रोकैरियोटिक है उनमें क्रोमोसोम जो होंगे वो केवल डीएनए के बने हुए होंगे, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स है उनकी जब स्ट्रक्चर का स्टडी करोगे तब उसमें देखोगे कि जो क्रोमोसोम है वो डीएनए और प्रोटीन, इसमें प्रोटीन कौन कौन सी होती है, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, इन दोनों से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, और देखो प्रोकैरियोटिक जो सेल होंगी उसमें राइबोसोम 70S होगा, और जो राइबोसोम होगा यूकैरियोटिक सेल में वो 80S होगा। ठीक है, उसके बाद देखो आगे, सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ म्यूरिन। इसमें जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगी उनमें सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, म्यूरिन की, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में देखो सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। प्लांट्स में सेलुलोज की बनी हुई होगी, फंजाई में काइटिन की होगी, और एनिमल सेल में सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है। एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। उसके बाद देखो रेस्पिरेशन अकर इन मीजोजोम। मीजोजोम जो होंगे वो रेस्पिरेशन के लिए किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होंगे, और इनमें देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर्स जो होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, मीजोजोम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग, इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब इस तरह से इनफोल्ड हो जाती है, अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है, तो वो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है और उन्हें हम मीजोजोम कहते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन, और जो यूकैरियोटिक सेल्स होंगी उनमें रेस्पिरेशन कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं उनका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, और देखो यूकैरियोटिक जो है उनमें एल्गी, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स एट्सेट्रा। तो देखो अब हम एक जनरल पढ़ते हैं सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। ठीक है, सेल देखो, सेल है द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, रॉबर्ट हुक, जिन्होंने अपनी बुक माइक्रोग्राफिया थी उसको पब्लिश किया। रॉबर्ट ब्राउन थे, उन्होंने 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, और न्यूक्लियस इज़ द ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, सेल जो होती है, अगर बॉडी में सिंगल सेल प्रेजेंट है, सिंगल सेल से अगर बॉडी मिलकर बनी हुई है तो उन ऑर्गेनिज्म को हम यूनिसेलुलर कहेंगे, लेकिन अगर मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट इन द बॉडी देन वो जो ऑर्गेनिज्म होगा उसे हम क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ए सिंगल सेल इज ऑफन ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म इट्स इन itself.
एक सिंगल सेल बैक्टीरिया और यीस्ट इनमें क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, इनमें सिंगल सेल होती है। वही सेल जो होती है वो रेस्पायर भी करती है, डाइजेशन भी करती है, ठीक है, उसके अलावा सर्कुलेशन भी करती है। तो एक सिंगल सेल जो होती है ना, उसके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो सारे के सारे बॉडी फंक्शंस जो होते हैं उनको कर सकती है, ठीक है। उसके बाद देखो सेल कंपोनेंट जो होंगे उसमें क्या क्या आता है, सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, सेंट्रोसोम और उसके अलावा न्यूक्लियस, ठीक है। इनमें से कुछ के बारे में हम आज पढ़ेंगे और फिर आगे, ठीक है। देखो सेल वॉल देखो, सेल वॉल में क्या होता है, जो एनिमल सेल्स होंगी, सेल वॉल क्या होती है, आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, ठीक है। सेल वॉल देखो, एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है विच इज़ मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद प्लांट सेल जो होंगी उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि सेलुलोज की बनी हुई होती है। सेपरेट द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल, देखो ये एक सेल है, ठीक है, ये सेल का अंदर वाला पोर्शन है और उसके बाहर वाला रीजन, तो ये क्या है, सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन है जो क्या कर रही है, इस सेल के एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट को सेपरेट कर रही है, ठीक है। और उसके अलावा ये जो सेल होती है ये कुछ केमिकल रिएक्शंस भी करती है, ठीक है। उसके बाद देखो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, एक तरह का लिक्विड एंड 60 to 90% स्टिकी सब्सटेंस होता है, बिल्कुल स्टिकी होता है, प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन विच इज़ कलरलेस। उसमें देखो कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सोडियम, पोटेशियम और मिनरल्स, ये सब प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी प्रेजेंट होंगे जैसे कंपाउंड एलिमेंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाटर, कार्बन एट्सेट्रा, ये सब भी प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट 13% एंड प्रोटीन 15% प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आता है साइटोप्लाज्म जो है उसमें देखो साइटोप्लाज्म एक रीजन है जो देखो इनसाइड सेल मेम्ब्रेन एंड आउटसाइड न्यूक्लियस, ये बाहर सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो न्यूक्लियस से बाहर की तरफ और सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाला रीजन, ये जो रीजन है बीच में, इसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। और देखो इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं सेल ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, प्लास्टिड, ये सब कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये देखो ये एनिमल सेल में तो ये सब ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स और प्लास्टिड्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। आगे देखो उसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया इज़ ए पावर हाउस और एटीपी मिल ऑफ द सेल, ठीक है। पावर हाउस होता है एटीपी, यहाँ पर क्या होता है, एटीपी का मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है, जितनी भी सेल्स में जो भी रिएक्शन होती है उन सब के लिए एटीपी जो एनर्जी जो होगी वो हमें माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है। इसको देखो अल्टमान जो थे उन्होंने बायोप्लास्ट नाम दिया था, उसके बाद 1898 में कार्ल बेंडा जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था, ठीक है। इसमें देखो एटीपी का प्रोडक्शन होता है और कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, जो लार्ज मॉलिक्यूल होंगे उनका ब्रेकडाउन होगा इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल, देखो जैसे ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है तो उसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और वो रेस्पिरेटरी एंजाइम ऊपर की तरफ तो यहाँ पर ग्लूकोज होता है, ठीक है, फिर आगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 1 6 फॉस्फेट, इस तरह कंप्लीट प्रोसेस करके लास्ट में हमें पाइरुविक एसिड मिलता है। इट मीन्स ग्लूकोज था, ठीक है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किस में हो गया, स्मॉलर मॉलिक्यूल में, पाइरुविक एसिड में, तो ये जो प्रोसेस होगी ये कैटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है, ये सब भी किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, ठीक है। उसके बाद गोल्जी बॉडीज जो थी वो कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर की थी, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग, मॉडिफाइंग एंड पैकेजिंग प्रोटीन एंड लिपिड्स इनटू वेसिकल फॉर डिलीवरी टू टारगेटेड डेस्टिनेशन। इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्ट, मॉडिफिकेशन, मॉडिफाइंग होती है, पैकेजिंग होती है प्रोटीन्स की और लिपिड्स की, ठीक है, और उनको इनटू वेसिकल्स फॉर डिलीवरी टू टारगेट डेस्टिनेशन। इसमें देखो जो गोल्जी बॉडीज़ होती है ना वो क्या करती हैं, उसके अलावा ये कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसिस भी करती हैं, ठीक है। लाइसोसोम जो होगा उसको देखो डिस्कवर्ड बाय डी डवे, और उसके अलावा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें देखो ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल, ये भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, ये क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन करते हैं। आरबीसीज जो है वो देखो कहाँ लाइसोसोम में आरबीसीज एब्सेंट होती है, ठीक है,
उसके अलावा जो डेड आरबीसीज होंगी वो सब की सब कहाँ स्टोर हो जाती है, स्प्लीन में जाकर कलेक्ट हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है। ईच लाइसोसोम इज सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन दैट मेंटेन्स एन एसिडिक एनवायरनमेंट। उसके बाद देखो, ईच लाइसोसोम इज सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन दैट मेंटेन्स एन एसिडिक एनवायरनमेंट। जो लाइसोसोम होता है वो क्या करता है, एक मेम्ब्रेन को सराउंड करता है, और ये मेम्ब्रेन जो होती है इसका एनवायरनमेंट किस टाइप का होगा, एसिडिक एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, उसके आगे जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। जनरल केवल इंट्रोडक्शन है सेल ऑर्गेनेलीज का। ठीक है, ये कंप्लीट एक बहुत बड़ा टॉपिक है और ये आगे डिस्कस होगा। थैंक यू।